Welcome to online lectures of our in commerce classes, especially for TVA BCom. We are with a subject called financial accounting, in which we already started with the topic called investment accounting, in which we started with some of the questions. Today we are going to solve the different question. So starting with the investment directly, if you see the question number 5. Question number 5 लेके मैं आपको उस नया पॉइंट को लेके मैं आपको बताएगा. Mr. A furnishes the following details relating to his investment in 6% government bond. मिला 1/1/2001 ओपनिंग बैलेंस वगैरह बताया, फिर बाद में फर्स्ट 3, फर्स्ट 7, फर्स्ट अक्टूबर, फर्स्ट नवंबर, इंटरेस्ट डेट बोलते कि 2 डेट बताया, एक 30 सितंबर और एक 31 मार्च. मिस्टर ए करके एक बिजनेसमैन है जिसका उसने बताया कि उसका इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स है. तो आपको ये बताना है कि उसका इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्या शो करता है, उसका कॉस्ट कितना, प्रॉफिट कितना, सेल कर रहा है वो, इंटरेस्ट कितना मिला, इसका कैलकुलेशन आपको करके आपको बताने का है. ठीक है, तो फिर इसमें पॉइंट नया क्या है हमको देखना. शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इट अपीयर्स इन द बुक्स बाय weighted average. by weighted the sum will look like similar. सम्स सिमिलर रहेगा, लेकिन क्या फर्क रहेगा मैं आपको बताएगा. ठीक है, सम विल लुक लाइक सेम, सम में कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, सम पहले जैसे देखने को मिलेगा, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऐसा उन्होंने बताया. ठीक है, तो फर्स्ट विल सॉल्व एज नॉर्मल, जैसा मैं आपको नॉर्मली सम सॉल्व करके बताता हूँ, सेम एज इट इज मैं आपको इधर सॉल्व करके बताएगा. और नया पॉइंट जब आएगा तभी आपको सम्स के अंदर बताएगा. दिस इज अ न्यू पॉइंट टू बी नोटेड. और सम्स में आपको कैसा पता चलेगा, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही हमको उसको देखना पड़ता है. ठीक है, तो जैसे एज यूजुअल हम करते थे, मैं स्टार्ट करता हूँ. एज यूजुअल हम क्या करते थे, यस, पहला लाइन ड्रॉ करके लेना पड़ता था, नहीं हाउ टू प्रिपेयर द समरी, बराबर ना, सेम एज इट इज. इधर भी आपको हम पहला हम अपना पेजेस रेडी कर लेते हैं. अब फर्स्ट विल सी आवर पेजेस. ये अपना लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन हमने किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिपीट योर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 3 and 4 सो दैट आपको आगे का सम्स इजीली समझ में आएगा. ये मैंने आपको बताया था, बट प्रैक्टिस किया कि नहीं किया ये आपके ऊपर है. यू शुड बी लॉयल टू योर स्टडीज. आपको लॉयल रहना है बस, बराबर ना. क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये तो मुझे मालूम नहीं है, बट जो बोला जाता है आपको करना है, आपका काम स्मूथली चले, बराबर ना. ओके, ना सबसे पहले आपका एज नॉर्मल जो लाइन वगैरह जो ड्रॉ करना रहेगा तो पहले हम ड्रॉ करके ले लेंगे हम, बराबर ना. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या क्या लेना है. यस, नेम ऑफ द फर्म, उस कंपनी का नाम क्या था चेक कर लो प्लीज. कंपनी का नाम तो नहीं पता है, बट पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. सो मिस्टर ए, यू हैव टू टेक इन द बुक्स ऑफ द सेंट्रल लाइन, आपको लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ
in the books of Mr. E और उसका इन्वेस्टमेंट समय जाके बताया था, ये सेइंग कि he made an investment in 6% गवर्नमेंट बॉन्ड. 6% गवर्नमेंट बॉन्ड उसका इन्वेस्टमेंट का नाम है. 6% वो मिलता है उसको, और उसने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट. फिर नेक्स्ट टाइम में फॉर द ईयर, कौन सा ईयर के लिए हमको करना, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st दिसंबर. सम्स में जाके एक बार देखेंगे तो आपको सम्स में जाके एक बार देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा ईयर एंडिंग क्या बोला करके. You see, the sum is the books. Mr. A closes the books on 31st December every year. December every year. So go to the sum 31st December 2001 का details. Then interest is payable. समय बता कि interest is payable. समय जाके देखना पड़ेगा. समय जाके आपको देखना पड़ेगा. इंटरेस्ट उसने क्या बोला, बोलते कि वी आर गोइंग टू पे द इंटरेस्ट. द इंटरेस्ट विल बी ऑन 30 सितंबर एज वेल एज 31st मार्च. तो जाके लिखना द इंटरेस्ट विल बी 31st मार्च 30 सितंबर. 31st एंड 30 सितंबर. फिर आपका नॉर्मल डेबिट साइड, फिर आपका लाइन, सबसे पहले आपका डेट, देन पर्टिकुलर्स. आपको कॉलम रहेगा, मैंने आपको बताया जेएफ कॉलम. फेस वैल्यू कॉलम, इंटरेस्ट कॉलम एंड द अमाउंट. Same as it is in the credit side. जो कॉलम्स हम बनाएंगे सेम एज इट इज कॉलम. एक जो जेएफ कॉलम होता है, जो मैंने पहले 2 सम में किया था, फिर बाद में मैंने किया नहीं. बट यू कैन पुट योर लाइंस. अब अपना लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और इधर आप लिख देना दिस इज फॉर द ईयर 2001 ऑन बोथ द साइड. 2001 का ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. ये हो गया तुम्हारा आंसर का अकाउंट का पेज. उसके बाद उसका नेक्स्ट जो पेज रहेगा उसमें आपको समरीज करना पड़ेगा. आपको समरी करना. नंबर 1 विल बी योर समरी. समरी वाले क्या बोलते रहे, डेट वाइज आप लिखो बस, खत्म, स्टॉप. जो डेट बताया था वो डेट के हिसाब से लिखना. तो डेट के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहला डेट उसने बताया 1/1/2001. वी गॉट ओपनिंग बैलेंस 1000 यूनिट्स, वो 1 लाख, और उसका कॉस्ट इज इक्वल टू 95,000. 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स इतना बताया तो भी चलेगा, बाकी 2 जीरो ऐड करेंगे तो गेट 1 लाख रुपीज. आप जाके लिखना
1/1/2001 इज अवर ट्रांजैक्शन, जिसमें उन्होंने पता कि वी गॉट ओपनिंग बैलेंस दैट इज 1000 नंबर, 2 जीरो ऐड करेंगे तो विल गेट 1 लाख रुपीस एंड वो जो अमाउंट है वो 95,000 रुपीज का, 1 लाख को हमने 95,000 में परचेज किया। फिर उसके बाद उसने बताया कि 1 मार्च 2 महीने के बाद 1 मार्च 2001 वो बोलते कि हमने परचेज किया PUR, या फिर पूरा लिखने तो पूरा परचेज। परचेज कितना 100 नंबर है, 2 जीरो ऐड किया तो 10,000 उसका वैल्यू, और एट द रेट ऑफ 90, और उसने बोला कि इंटरेस्ट एक्स्ट्रा बात हुआ है। फिर उसके बाद उसने बताया कि 1 जुलाई 2001 वो बोलते कि सर किधर दिया, सब में है क्या, 1 जुलाई तो वो बोलते कि 100 लो, परचेज लो, कम है। फिर बता 1 जुलाई को 200 सोल्ड है, एक से इंटरेस्ट 100, बोलता कि हमको पैसे का चाहिए था, इसके लिए मैंने क्या किया 200 नंबर ऑफ डिवेंचर्स, 2 जीरो ऐड किया तो उसका वैल्यू हो जाएगा एट द रेट ऑफ, वो बोलते मार्केट में हमने क्या किया उसको 100 रुपीज में बेचा है और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लिया, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, बराबर। उसके बाद सब में अगर आप देखेंगे नेक्स्ट इज ऑन 1 अक्टूबर, बोलते कि 1 अक्टूबर 2001 को बोलते कि मैंने खरीदा, परचेस किया और 500 यूनिट्स बोलेगा तो एट द रेट ऑफ 98, उसके बाद सब में देखेंगे तो 1 नवंबर बताया उसने, 1 नवंबर 2001 again he sold, this time 202, so उसने बताया at the rate of 99, और एक से सर इधर उसने बोला नहीं है कि एक से एक ही कम है, उसने बताया नहीं। फिर उसके बाद सब में डेट के हिसाब से देखेंगे तो सब में बताया कि 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एक सितंबर 30 तारीख को मिलेगा और वो बोलते 31 मार्च, ऐसा करके डिसाइड किया कंपनी। इसका मतलब नहीं इंसर्ट कर, अगर वो बोलता 30 सितंबर को हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो ये उसका डेट है इंटरेस्ट, और एक डेट उसने बताया कि वी आर गोइंग टू गेट 31 मार्च, 31 मार्च जो डेट उसने बताया उसके हिसाब से इंटरेस्ट 1 मार्च के बाद 31 मार्च का ट्रांजैक्शन आप पाएगा, उधर आपको इंटरेस्ट रिसीव का ट्रांजैक्शन मैंने इंसर्ट। क्लोजिंग उसने बताया कि वी हैव टू क्लोज ऑन 31 दिसंबर, वो भी समय देख लेना, 31 दिसंबर वी हैव टू मेक अ क्लोज, वी हैव टू मेक अ क्लोज 31 दिसंबर 2001 क्लोज, ऐसा होना। फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ मंथ्स करेंगे। इस सब में क्या नया पॉइंट है मैं आपको बता, इस सब में नया पॉइंट ये है, जैसा अपना सम स्टार्ट होता है जनवरी टू दिसंबर, जैन टू दिसंबर, बराबर है क्या, मैंने इन्वेस्टमेंट किया जैन में तो आपको दिसंबर में इन्वेस्टमेंट, बट कभी कभी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और उनका इंटरेस्ट देने का डेट दोनों अलग अलग होता है। जैसा फॉर एग्जांपल हमारा बुक्स में 1 जन 2000
19 से चालू हुआ तो हमारा कैलकुलेशन में 31 दिसंबर 2019 एंड ऑफ द ईयर। लेकिन अगर सपोज मान के चलो जिस कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया उन लोग ने जैन में पैसा नहीं लिया मुझसे, फरवरी में नहीं लिया, मार्च में नहीं लिया, उन्होंने 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट किया। अगर वो लोग 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट किया जिस कंपनी में मैं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब दे विल गिव यू इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको 1 अप्रैल से लेके उसका साल कभी खत्म होता है 31 मार्च 2020 अब जाके मिलेगा ना। तो ये नहीं बोल सकते अरे हम लोग 31 दिसंबर को क्लोज कर रहा है तो हमको इंटरेस्ट दो। अरे वो तो कंपनी इंटरेस्ट तब देगा जब उसका 12 मंथ कंप्लीट होएगा तब ना। समझा क्या? हाँ मैं क्लोज कर रहा हूँ बराबर है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 12 महीने का हम हिसाब करते हैं बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये नहीं बोल सकते कि मेरे को 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का 12 महीने का हमको इंटरेस्ट। अरे 12 महीने का इंटरेस्ट कैसे? तूने पैसा रखा कभी? तूने पैसा कभी रखा? 1 अप्रैल को, तो 12 महीना कभी कंप्लीट होएगा? दिसंबर में नहीं, विल गो बियॉन्ड द ईयर। अपना ईयर 31 दिसंबर के बाद भी जनवरी फरवरी मार्च जब खत्म होएगा तब आपको देगा। इस टाइप ऑफ सम्स को बोलते हैं कि क्लोजिंग ऑफ बुक्स, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इंटरेस्ट डेट both are both are both are मतलब अपना क्लोजिंग डेट क्या रहे 31 दिसंबर, 31 दिसंबर में अपना क्लोजिंग। लेकिन उन लोग इंटरेस्ट कभी देगा तेरे को 31 दिसंबर को नहीं, 31 मार्च। सर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा। जैसे पहले जो सम्स में हम करते थे ना, फिर क्या होता था 31 जनवरी को हम चालू करते थे और 31 दिसंबर को क्लोज कर। और आप जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया उधर भी हमने जैन का इन्वेस्टमेंट का डेट, जैन से लेके दिसंबर उनका बराबर 12 महीना कंप्लीट होता है। तो अपन भी क्लोज करते थे, उन लोग भी इंटरेस्ट दे देते थे, क्लोज हो जाए। अपन भी क्लोज करते थे और उनका भी 31 दिसंबर का इंटरेस्ट है, तो हमको 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिलता था। तो ईयर टू ईयर बराबर चलता। अभी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको समय बताया कि वी आर स्टार्टेड विद 1 जनवरी, एंडिंग विथ हमारा 31 दिसंबर हमारा साल कंप्लीट होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट हमने कभी किया, हाँ 1 अप्रैल को किया, क्योंकि जिस कंपनी में हमने रिलायंस, पहला समय अपना रिलायंस का था, रिलायंस वाले ने पैसा मांगा, हमने पैसा दिया। तो रिलायंस ने अप्रैल को मांगा, तो हमने पैसा किस रिलायंस को कब दिए? अप्रैल को। इसका मतलब रिलायंस वाला बोलते कि हम साल के बाद इंटरेस्ट देगा, तो हाफ ईयरली देगा, ईयरली देगा, बट सपोज ईयरली बोल रहा था तो उसका ईयर तो कभी जाके खत्म होगा। हाँ, उसका ईयर तो जाके खत्म कभी होएगा? 31 मार्च को जाके खत्म होगा। तुम बोलेगा हमारा 31 दिसंबर को क्लोज करा तो हमको इंटरेस्ट, तुमको इंटरेस्ट देगा नहीं। तो हमको बताना पड़ेगा इधर कि हमारा जो इंटरेस्ट है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, ऐसे टोटल 9 मंथ्स हो रहा है। ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट इधर का इंटरेस्ट है, ये साल का इंटरेस्ट है, लेकिन हमको ये साल में नहीं अगले साल में मिलेगा। वो भी 3 महीना कंप्लीट होने के बाद, जनवरी फरवरी और मार्च, 10th मंथ 11th मंथ एंड 12th मंथ। 31 मार्च को हमको, तो 31 मार्च को जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट लास्ट ईयर का रहेगा और कुछ करंट ईयर का भी रहेगा। समझा क्या? तो ऐसे टाइप ऑफ सम्स को कैसा सॉल्व करना चाहिए, सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस नहीं जिसमें आपको बता रहा हूँ। सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये सब चीज? आप आके बता देते हो, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? सम्स बोलेगी कि जैन से लेके दिसंबर तक सम सॉल्व करो, जनवरी से लेके दिसंबर तक का क्या क्या हो गया उसका कैलकुलेशन करो। लेकिन आपका इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन है, वो इंटरेस्ट वाले बोलते हैं कि हम इंटरेस्ट सितंबर में एक बार देगा, जैन और दिसंबर में नहीं देगा बोलते।
हम सितंबर में देगा, समझे क्या? हम सितंबर में देगा और मार्च में देगा, या फिर ये लाइन ड्रॉ कर देगा, अपना जनवरी रहेगा, दिसंबर रहेगा, वो बोलता है जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में हम तुमको इंटरेस्ट देगा, फिर बाद में तुमको इंटरेस्ट हम सितंबर में देगा, 1 2 4 5 6, मार्च में एक बार इंटरेस्ट, सितंबर में एक बार इंटरेस्ट। मार्च में एक बार और सितंबर में एक बार। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जाने के बाद आपका साल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, मतलब अगले बार हम मार्च में, अगले बार आपको मार्च में। इसका मीनिंग अपना ईयर का बाउंड्री में डाल देता हूँ, अपना ईयर का बाउंड्री ऐसा है। अभी इधर आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 2 बार अगर साल में दे रहे हैं, इसका मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये जो 6 महीने का मिलता है ना, ये इस साल का 3 मंथ्स का रहेगा और इसके पहले का 3 महीने का रहेगा। ऐसा करके इधर का पिछले साल का 3 महीने का और इस साल का 3 महीने का मिला के आपको 6 मंथ्स का मिलेगा। और ये जो सितंबर में मिलेगा 1 2 3 4 5 6, वो 6 महीने का आपको इस साल का ही रहेगा। बट उसके बाद अक्टूबर का आपको मिलेगा नहीं, नवंबर का मिलेगा नहीं, दिसंबर का मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा जनवरी फरवरी अगले साल मार्च में जाके। तो इधर आपको दिसंबर में बताना पड़ेगा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट इधर का है, बट आपको इधर मिलेगा नहीं, आपको मार्च में मिलेगा, पेंडिंग रहेगा। पेंडिंग इसके लिए कि भाई वो उसका डेट, ड्यू डेट जब आएगा तभी वो लोग पे करेगा हमको। ड्यू डेट जब आएगा तभी वो लोग हमको पे करेगा। समझेगा? मैंने आपको कल ही समझाने के लिए बताया, सम्स में इनका कोई रोल होता नहीं। सम्स में क्या करने का मैं आपको बताता हूँ। सम्स बोलते हैं कि हम कैसा कैलकुलेशन करता है, डेट, वो बोलते तुम्हारा इंटरेस्ट का डेट देखो, अपना साल के इसके पहले इंटरेस्ट कभी मिलेगा वो उसका डेट देखो, मार्च में, तो उसके बाद उसके पहले कभी मिला रहेगा, 30 सितंबर को मिला रहेगा, 30 सितंबर 2000 में मिला रहेगा। ये सितंबर, फिर मार्च, फिर सितंबर, फिर उसके बाद मार्च, फिर सितंबर मार्च, ऐसा चलते रहेगा। 3 और 9 मतलब 3 मतलब मार्च का महीना, 9 मतलब सितंबर का महीना। तो आपको ये पूछने का कि इस साल के पहले, ये अपना साल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ईयर से लेके 31 दिसंबर तक अपना साल का डिटेल्स, बराबर। ये साल, हर साल 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, यस। इस साल का पहला इंटरेस्ट कभी मिलने वाला है? मार्च में। इसके पहले अगर कोई पूछा, इसके पहले अगर कोई पूछता है 31 मार्च के पहले आपको इंटरेस्ट, मार्च के पहले, मार्च के पहले हमको सितंबर में मिला, बराबर ना? तो इधर आपको इसके पहले अगर कभी मिला करके पूछेगा तो हमको बताना पड़ेगा 31 मार्च के पहले सितंबर, सितंबर के पहले कोई पूछा तो मार्च, 3rd मंथ और 9th मंथ, 3rd मंथ 9th मंथ, अगले साल भी 3rd मंथ और 9th मंथ, ये चलते रहेंगे। मार्च सितंबर मार्च सितंबर मार्च सितंबर मार्च सितंबर। शायद इन लोग आपसे पैसे लेते समय, जिस कंपनी में तुमने इन्वेस्टमेंट किया वो आपको 1 अप्रैल को लिया, तो अप्रैल में अगर आपसे पैसा लेगा तो अप्रैल खत्म होने के बाद मई, मई के बाद जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, बराबर 6 मंथ कंप्लीट होगा। 1 2 4 5 6, 6 महीना सितंबर को कंप्लीट।
उसके लिए शायद वो लोग 30 सितंबर को आपको पैसा देंगे। उसके बाद वो बोलते कि फिर वापस 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 31 मार्च को आपको अनदर 6 मंथ्स, ऐसा करके टोटल 12 महीने। तो जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया वो कंपनी आपको अप्रैल से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट देता है, और हमारा जो कंपनी जो इंटरेस्ट ले रहा है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स जनवरी से चालू होता है और दिसंबर में जाके दिस अ मिसमैच। अपना अकाउंटिंग ईयर और उसका अकाउंटिंग इंटरेस्ट का ईयर दोनों अलग अलग। इसके पहले जो सम हमने सॉल्व किया था उसमें आपको दोनों सेम रहता, उनका दिसंबर में इंटरेस्ट का डेट रहता और हमारा दिसंबर में क्लोजिंग, दिसंबर टू दिसंबर बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इधर आपको बताना पड़ेगा सर हमको सम में क्या करने का, वो बताओ, समझ गया? सम में आपको देखना बताना पड़ता है। जब आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो इधर बताना पड़ेगा कि 1 जनवरी में हमको बताना पड़ेगा कि सितंबर में हमको इंटरेस्ट दिया, तो फिर अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का 3 महीने का इंटरेस्ट पिछले साल का इस साल में हमको मिलेगा। पिछले साल उन्होंने सितंबर में इंटरेस्ट दिया था ना, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का इंटरेस्ट नहीं देगा क्योंकि उनका डेट तो फिक्स है मार्च में। तो इसका मतलब ये जो आपको बताया गया ट्रांजैक्शन इस 1/1/2001 में हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। ये बताना पड़ेगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का इंटरेस्ट पिछले साल का है बट मिलेगा इस साल, ऐसा हमको बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो परचेस है, जिस आदमी से हम परचेस कर रहे हैं तो उसको आपको पैसा पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? तो बोलते कि सितंबर से लेके लास्ट सितंबर ना, सितंबर के पास उसके उसके पास है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इसका मतलब 5 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको पे करके। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट रिसीव्ड में भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होएगा, बट कितना नंबर ऑफ मंथ्स का इंटरेस्ट तुमको मिलेगा तो आपको बताना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमको मिला था सितंबर में, इस बार हमको 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च के बीच में काउंटिंग किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पिछले साल का, इस साल का जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा करके 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमको एक बार इंटरेस्ट मिल गया। उसके बाद का कैलकुलेशन करते समय, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते समय आपको लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टू दी करंट ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है? तो इधर उसके बाद उन्होंने जो डेट बताया सोल्ड का, उधर जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप करेंगे उधर बताना पड़ेगा मार्च तक का इंटरेस्ट हमको मिल गया। तो जिसको हमें बेचेगा या खरीदेगा जो भी है, मार्च के बाद से काउंटिंग चालू हो जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीना हमारे पास था, उसके बाद हमने बेचा, इसका मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए फ्रॉम द लास्ट डेट टू द ट्रांजैक्शन डेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो लास्ट टाइम हुआ था, कौन समझा क्या आपको? बराबर ना रे, मार्च तक कंपनी ने इंटरेस्ट दे दिया तेरे को, तू जाके बोले ने मेरे को पहले से चाहिए, मार्च तक दे देना, उसके बाद का काउंट करो अप्रैल में जून। उसके बाद बोलते कि 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना महीने का मिलेगा? बोला 6 महीने का मिलेगा। कैसे 6 महीने का? मार्च में इंटरेस्ट दिया था कंपनी ने, मार्च के बाद काउंटिंग करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है। एक बार आपको इंटरेस्ट मिल गया तो उसके पहले का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो चुका है, उसके बाद फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हो जाएगा जो भी रेट। बराबर है क्या? बराबर है क्या? अभी इसका इंटरेस्ट का डेट, फिर कौन सा इंटरेस्ट का डेट हम परचेज कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ, बोलते कि सितंबर में इंटरेस्ट मिला, बोलते नेक्स्ट डे ही मैंने परचेज, नेक्स्ट डे मैंने परचेज किया। इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा नहीं। क्यों?
अरे सितंबर को उसने इंटरेस्ट दिया, नेक्स्ट डे मैंने बेच दिया, नेक्स्ट डे मैंने बेच दिया। जैसे मैं घर का एग्जांपल लेता हूँ, 30 सितंबर को मैंने खाली कर दी, 30 सितंबर को मेरे को खाली करने को बोला, मैं समझा क्या, रेंट दे दिया और उसको 1 तारीख को चाबी दे दी, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को चाबी दे दी। अभी मेरे से कोई इंटरेस्ट रेंट मांग सकता है क्या? कैसे मांगेगा? सितंबर तक का मैंने रेंट दे दिया, ये अक्टूबर में मैं खाली कर रहा हूँ, 1 अक्टूबर को खाली कर दी, 1 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखा तो सेल कर दी। समझा क्या? आपको इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड एंड रिसीव। समझा क्या? तो जिस आदमी को मैं देगा बेचेगा तो उसको बोलेगा ये ले इन्वेस्टमेंट, और मेरे को इन्वेस्टमेंट का पैसा दे दे, इंटरेस्ट का कोई जरूरत नहीं कि कल ही हमको इंटरेस्ट मिला है, इसके बाद का जो भी इंटरेस्ट रहेगा पूरा रख लेना, क्या परचेज सेल जो भी देगा। समझा क्या आपको? इसके लिए शायद उसने 100 और कम का नहीं, उसने एक्स भी नहीं बताया, कम भी नहीं बताया, वेदर इट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो आ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ही नहीं आने वाला, इंटरेस्ट ना लेने वाला ना देने वाला इंटरेस्ट। ठीक है? फिर भी मैं आपको बताता हूँ, सपोज इन केस अगर कोई सम्स में एक्स और कम इज नॉट, एक्स और कम नॉट, पता है नहीं आपको वो एक्स है कि वो कम है? एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर नहीं दिया रहेगा तो लोग बोलते हैं कि अगर द इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स, वो बोलते हैं कि अगर वो गवर्नमेंट के पास रखा हुआ इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई में, कोई बैंक में, गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस में, एलआईसी में, अगर तुम पैसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रखते हो, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड दैट इज कम एक्स नहीं दिया, तो गवर्नमेंट का कम माना जाए इंक्लूडिंग। अगर वो नॉन गवर्नमेंट का रहेगा उसको एक्स माना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पार्ट। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, मतलब इस समय जरूरत नहीं, मैं तेरे को बता रहा हूँ ये सम एग्जाम में आने वाला नहीं है, इसके लिए बता। जब भी हम सम सॉल्व करेंगे, एक्स और कम इंटरेस्ट हमको चाहिए, एक से एक ही कम है हमको चाहिए, नहीं दिया रहेगा तो मैं बता, इफ एक्स एंड कम इज नॉट गिवन, देन अगर गवर्नमेंट, जैसे इस समय बताया ना कि आई मेड एन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड, इसका मतलब इधर कुछ नहीं बोला रहेगा कि एक्स है कि कम है, ऐसा कुछ बोला नहीं रहेगा, तो इसको हम क्या मानेंगे, इंक्लूडिंग मानेंगे, कम मानेंगे। और नॉन गवर्नमेंट में जैसे रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट, गोदरेज कंपनी में इन्वेस्टमेंट, कल का जो क्वेश्चन नंबर लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 4 था, शिवा लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया, क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रस्ट लिमिटेड पुणे में इन्वेस्टमेंट किया। ये सब प्राइवेट कंपनी है, नाम देके हमको पता चलता है कि कोई गवर्नमेंट कंपनी का नाम नहीं लेना। सम्स में हटके मैंने आपको बताया, सम्स का इंफॉर्मेशन से हटके मैंने बताया, कुछ नहीं था रे, नहीं बोला रहेगा तो क्या मानने का, गवर्नमेंट रहेगा तो कम मानेगा, गवर्नमेंट का कंपनी में और कोई कंपनी में किया रहेगा, प्राइवेट कंपनी में, तो उसको एक कुछ नहीं बोला रहेगा तो एक्स इंटरेस्ट माना चाहिए। देखिए आपको, लेकिन बैक टू द सम्स, इसके लिए इधर इधर नहीं दिया था एक्स इनकम, बट इधर हमको जरूरत भी नहीं, बिकॉज द इंटरेस्ट इज 0, इंटरेस्ट 3 महीने का 2 महीने का आने वाला नहीं है, क्योंकि जस्ट इंटरेस्ट कंपनी ने दिया और नेक्स्ट डे मैंने खाली कर दिया, खरीद लिया। मैंने खरीदा बोला तो किसने तो खाली किया, किसने तो सेल किया, इसके लिए मैंने परचेज किया। फिर उसके बाद का ट्रांजैक्शन बताया कि 1 नवंबर हमने सेल, जिसको भी सेल किया उससे पैसा भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, बट कितना महीने का इंटरेस्ट लेगा तो उसको बोलेगा कि सितंबर तक हमको इंटरेस्ट मिल चुका है, कंपनी ने दे, सितंबर के पास अक्टूबर मेरे पास था, 1 महीने मेरे पास था, नवंबर 1 तारीख को मैंने तेरे को दे दिया, उसके बाद तू रख लेना, बट मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट।
कि मेरे पास 1 महीना था, उसके बाद मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो 1 महीना मेरे पास था, 1 महीने का इंटरेस्ट मेरा ना। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज क्लोजिंग। क्लोजिंग में तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, तो 31 सितंबर से लेके दिसंबर तक कितना मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मैंने आपको डायग्राम में बताया था, क्या बोला था, हमारा कंपनी का क्लोजिंग 31 दिसंबर, बराबर ना। सितंबर तक उसने इंटरेस्ट दे दिया, तो कंपनी बोलेगा कि अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, ये 3 महीने का इंटरेस्ट इधर का है, लेकिन आपको इधर मिलेगा नहीं। 31 दिसंबर को 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म होने के बाद ही आपको मिलेगा। तो ये लोग बताएंगे कि 3 महीने का इंटरेस्ट इधर का है, बट इज पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग, बाद में जाके मिलेगा। तो इधर आपको बताने का कि सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में 3 महीना कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट इधर का इधर नहीं मिलेगा, अगले साल जाके मिलेगा। इधर का इंटरेस्ट है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इधर का है, बट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इधर का है, बट ये 3 महीने का इंटरेस्ट इधर मिलेगा नहीं, इट विल बी पेंडिंग। कब तक पेंडिंग रहेगा, 31 मार्च तक उन लोग को पेमेंट हम करेंगे, तब तक वो हमारा पैसा रिसीव करने वाला पेंडिंग। ऐसा मैंने बहुत बताने की कोशिश किया, इन सिंपल टर्म में बताऊं सब। परचेज में भी इंटरेस्ट का टाइमिंग लिखना पड़ता है, सेल में भी आपको लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट में भी लिखना पड़ेगा। जिस समय आपका इंटरेस्ट का डेट और तुम्हारा क्लोजिंग का डेट अलग अलग रहेगा, तो फिर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग में भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखो, ओपनिंग में हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया ना, क्लोजिंग में भी अपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन को करना, जो पहला हम नहीं करते थे, पहला हम नहीं करते थे, पहला हम नहीं करते थे। जैसा आप देखेंगे, जैसा देखेंगे, इसके पहले का सम्स को मैं तुमको लेके जाता हूँ और उधर जाके मैं उसका समरी बताता हूँ, उसका समरी भी बताइए। देखो इधर का समरी, इधर का समरी में क्लोजिंग में हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं किया था, ओपनिंग में भी हमने नहीं किया था। लिखा भी रहेगा तो मैं उधर 0 लिखा रहेगा, क्योंकि इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि दिसंबर के महीने में तेरे को पिछले बार दिसंबर में लास्ट तारीख को तेरे को इंटरेस्ट दे दिया, 1 तारीख को कैसे इंटरेस्ट देगा रे वो, 1 तारीख से तो चालू होएगा, बराबर ना। इधर भी सेम आज 31 दिसंबर को तेरे को इंटरेस्ट दे रहा है, उसके बाद जब तू 31 दिसंबर को ये क्लोज करेगा, तो इंटरेस्ट इज ऑलरेडी रिसीव्ड फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने का इंटरेस्ट तेरे को मिल चुका है। उसके बाद तू बोलेगा कि मेरे को वापस 31 दिसंबर को इंटरेस्ट चाहिए, तो कैसे देगा वो, बोलेगा कि इंटरेस्ट इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड सिंस इट इज जस्ट अभी अभी दिया उसने, अभी अभी दिया उसने। तो 31 दिसंबर टू 31 दिसंबर, तो क्लोजिंग और ओपनिंग में, क्लोजिंग और ओपनिंग में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं आता, क्योंकि कट टू कट होता है ना। 31 दिसंबर खत्म हुआ, 1 जनवरी को चालू, चालू होगा तो इंटरेस्ट कौन देगा तेरे को, तो चालू हो रहा है इंटरेस्ट, साल का स्टार्टिंग हो। और इधर 31 दिसंबर का जब क्लोजिंग करेंगे, तो एक जस्ट उसके ऊपर की लाइन में तुम देखेंगे तो 31 दिसंबर वी हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट, वापस 31 दिसंबर को जब क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट कैसा मिलेगा तेरे को, समझा क्या। तो जिस जिस समय अपना डेट और कंपनी का, जिस जो कंपनी इंटरेस्ट है, दोनों का डेट सेम सेम रहेगा। हमारा क्लोजिंग 31 दिसंबर, उनका भी इंटरेस्ट का क्लोजिंग पेमेंट डेट 2 रहेगा, 3 रहेगा। एक पेमेंट डेट अगर समझो लास्ट डेट में आ रहा, अपना क्लोजिंग का डेट में आ रहा है, तो हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में वो भी इंटरेस्ट देगा और हम भी क्लोजिंग करेंगे, तो अगले साल आपको अगले साल का मिले, ठीक है। नाउ गो टू आवर सम, अपने सम में अपने सम अभी हमने ड्रॉ किया, ये वाला सम, इसमें दोनों डेट अलग अलग, दोनों डेट अलग अलग है, बराबर ना सर। उनका डेट, उनका डेट क्या है, मार्च, और दूसरा सितंबर। वो बोलते हैं कि हम साल में 2 बार देंगे,
31 मार्च को देंगे और एक 30 सितंबर को, और अपना क्लोजिंग दिसंबर, तो अपना दिसंबर का मंथ और उनका इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट दे रहे हैं, दोनों इंटरेस्ट में एक में तो मैच होना चाहिए। इसका मतलब अपना डेट और उसका डेट मिसमैच होने वाला है, समझेगा। therefore you have to now calculate interest both on opening as well as closing। ओपनिंग में भी आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और क्लोजिंग में भी तुमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहला ओपनिंग और क्लोजिंग में 0 0 लिखते थे, अभी हमको पूरा लिखना है, बराबर है क्या? इधर बताना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट का जो डेट है और उनका डेट दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे, तो ओपनिंग में भी आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्लोजिंग में भी आपको इंटरेस्ट का डेट के साथ इंटरेस्ट का मंथ्स का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बताया। जैसा फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बताया कि प्लीज स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई। क्या बोला? अपना इन्वेस्टमेंट या फिर और कोई सम, जो होमवर्क मैंने बोला था फिर मैंने कट कर दिया। ये देखो, इसमें बोला गया कि बैंगलोर का एक इन्वेस्टमेंट कंपनी 6% डिवेंचर में पैसा लगाया, मिनी लिमिटेड करके उस कंपनी में, और उसका हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का हमारा कंपनी हिसाब था। देखो फ्रॉम 1 अप्रैल बताया एंड ऐसा करके कुछ बोला और क्लोजिंग भी बता देगा। 31 मार्च को हम क्लोज कर, कंपनी बोलते कि हमारा हिसाब किताब अप्रैल टू मार्च, बट जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया वो लोग हमको इंटरेस्ट 2 बार देते, एक जून में देते, एक दिसंबर में। इसका मतलब अप्रैल में नहीं, मई में नहीं, जून में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 6 महीना कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म होने के बाद वो साल आपका खत्म हो जाएगा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको, समझा क्या? आपको आइडिया आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उनका डेट जून और दिसंबर और अपना डेट मार्च, तो उनका इंटरेस्ट का डेट अपना अकाउंट का डेट के साथ मैच नहीं करता। उनका दिसंबर एंडिंग, जून एंडिंग, अपना मार्च एंडिंग, इसको बोलते हैं दिस सम, इस सम में द डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्लोजिंग इंटरेस्ट आर नॉट सेम, आर डिफरेंट। तो फिर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का जो समरी बनाएंगे उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लोजिंग जब करेंगे तभी बताना पड़ेगा, 31 मार्च को हमको बताना पड़ेगा कि 3 महीने का इंटरेस्ट हमारा बाकी है, जो हमको इस साल नहीं मिलेगा बट अगले साल मिलेगा, इस साल नहीं बट अगले साल आपको मिलेगा, बस इतना ही फर्क है। बाकी सब कैलकुलेशन रिमेन सेम, एक्स कम वगैरह जो भी हम कैलकुलेशन करते थे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। अभी मैं सबसे पहला कैलकुलेशन किसका कर लेता हूँ, सबसे पहला कैलकुलेशन मैं अपना स्टार्ट कर लेता हूँ, ओपनिंग बैलेंस, समझा? ओपनिंग बैलेंस फिर आपको लिखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस में भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है ना, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि 1/1/2001 हमारे पास ओपनिंग है, उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। नॉर्मली ओपनिंग का वर्किंग नोट हम नहीं बनाते हैं, लास्ट सम देखो या उसके पहले सम देख लेंगे। सबसे पहला ओपनिंग जो है इसका ट्रांजैक्शन डायरेक्टली लिखते थे क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वगैरह नहीं होता था। 1000 डिबेंचर लिखने का था, 91,000 लिखने का था, इंटरेस्ट के कॉलम में ऐसा डैश कर चाहिए तो देख लेना, इंटरेस्ट के कॉलम में हम डैश करते थे, इंटरेस्ट के कॉलम में हम डैश करते थे, इंटरेस्ट 31 दिसंबर को दिया था, अभी 1 जनवरी, तो इंटरेस्ट का कोई पार्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट अभी हमको एक कैलकुलेशन इसमें ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे, बट आपको वो 3 महीने का इंटरेस्ट जो रहेगा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर वो आपको कैलकुलेशन करना है। सो इन द वर्किंग नोट, जब वर्किंग नोट हम चालू करेंगे तो ओपनिंग के लिए कोई वर्किंग नोट बना नहीं बनाते, डायरेक्टली इधर किसका बनाया है, परचेज वाला बनाया, किसका बनाया, यस परचेज वाला बनाया, देखो परचेज वाला बनाया, नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखो ये वाला परचेज
परचेज वाला बनाना है, ओपनिंग का कोई वर्किंग नोट नहीं है, बट इधर आपको ओपनिंग का वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ओपनिंग का वर्किंग नोट करना पड़ेगा, एंड दैट इज ओनली फॉर इंटरेस्ट। क्या बताएंगे? ओपनिंग इंटरेस्ट। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन दी बैंक। इसका वैल्यू कितना? 1 लाख ना। बताओ कि हमारे पास 1 लाख का 3 मंथ्स का इंटरेस्ट, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 1 लाख 6% अपॉन 1 लाख मल्टीप्लाइड विथ 6% 1500 that's my answer 1500। ये आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना होगा, जब अभी सम करेंगे ना तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, हमारे पास क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, उसका डेट आपको लिखना है 11,001 तो हम लिखते थे 11,001 डेबिट should always start with 2 और ओपनिंग बैलेंस में आपको बैलेंस लिखना पड़ेगा brought forward and this is the transaction of opening बैलेंस। फेस वैल्यू कॉलम जो है आपका उसमें आपको लिखना पड़ेगा 1 लाख इसको बॉक्स बनाएगा तो अच्छा है, या फिर पेंसिल से आपको जो बनाने का बनाओ, लेकिन ध्यान में रखना अमाउंट 1 लाख है और नंबर के हिसाब से वो 1000, और अमाउंट भी आपको दिया रहता समझ में, अमाउंट उसने दिया था कि 95,000, लेकिन इसमें इंटरेस्ट में आप क्या नहीं करेंगे? डैश नहीं कर सकते, ओपनिंग बैलेंस का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, खाली ओपनिंग और क्लोजिंग। जब आप क्लोज करेंगे तभी भी इंटरेस्ट को डैश नहीं कर सकते, ध्यान में रखना। देखो इसके पहले वाला सम्स में तो हम ओपनिंग और एंडिंग में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करते, मैंने बताया ओपनिंग के बारे में तभी से, और क्लोजिंग में तुम देखना, देखो देखो क्लोजिंग में तुम देखेंगे तो इंटरेस्ट का जो कॉलम है वो डैश कर दे, क्यों? क्योंकि उसने इंटरेस्ट दे दिया रे, 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट दे दिया, 4,800 रुपीज इंटरेस्ट इज पेड अप टू 31 दिसंबर एंड द क्लोजिंग इज ऑल्सो 31 दिसंबर। अभी जाके तुम उसको बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट इज ऑलरेडी पेड ना, सो द इंटरेस्ट इज नॉट कैलकुलेटेड। तो आज जो हम सम सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक ही डिफरेंस, इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट सेपरेटली, इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। क्यों? ये भी मैंने आपको बताया, क्यों ये भी मैंने आपको बताया, क्यों? क्योंकि इधर आप जब चालू किया 1 जनवरी को चालू किया, लेकिन उसके पहले जो इंटरेस्ट है उसका डेट अगर आप देखेंगे वो सितंबर में दिया, तो पिछले साल सितंबर को उसने दिया, तो सितंबर के बाद उसने नहीं दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का पिछले साल का इंटरेस्ट हमको इस साल मिलेगा, क्योंकि डेट फर्क है, इसके लिए हमको इस साल मिल रहा है, नहीं तो डेट बराबर रहता तो पिछले साल ही मिल जाता था। चलो, तो एक कैलकुलेशन आपका, एक नहीं दो बढ़ गए, एक ओपनिंग में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन सेम एज इट इज, यू हैव टू इवन डू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड, दैट इज क्लोजिंग। कौन समझेगा आपको? कौन समझेगा आपको? दिस अमाउंट आई हैव टू राइट इन अपने अकाउंट में जाके लिख 1,500 1,500 इंटरेस्ट अमाउंट, समझे क्या? और ये जो बॉक्स मैंने बनाया ये नॉट नेसेसरी, आपके लिए मैंने बनाया, मैं आपको पहले ही बताया था, नंबर से इधर से उधर आने को जाना चाहिए, कोई पूछे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना, तो आपको बताने को आना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको बताया 1,000 हमारा नंबर है और 1 लाख उसका वैल्यू, वो आपको सम्स में आगे जरूरत पड़ता है, इसके लिए मैं आपको हमेशा राउंड करके बताता हूँ। चलो, अभी हमारा नया पॉइंट खत्म हो गया, अभी आपका नॉर्मल कैलकुलेशन
नॉर्मल क्या कैलकुलेशन है, नेक्स्ट समरी में जाके देखेंगे तो 1 जनवरी में हमारे पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद फरवरी चला गया बोलता है, जनवरी गया फरवरी गया, 2 महीने चला गया। 2 महीने जाने के बाद वो बोलते कि मार्च के महीने में हमने 10,000 का और परचेज, आई एम गोइंग टू मेक दिस ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन लिखने का रहेगा, तो फिर आपको वर्किंग नोट में जाके कैलकुलेशन करके आपको करना है। क्या कैलकुलेशन, पॉइंट नंबर 3 सेज, जो हमारा वर्किंग सेज 1 मार्च 2001 का ट्रांजेक्शन है, वो भी परचेज का है। वो बोलते कि परचेज में 100 यूनिट्स बोला नंबर, लेकिन ये 100 20 ऐड किया तो 10,000 हो जाएगा। और उसने बोला कि @98 रुपीज़ में हमने परचेज किया, और जिससे भी परचेज किया उसने हमको बोला कि इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सर ठीक ठीक। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा करना चाहिए, एक से इंटरेस्ट का मैंने बताया, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग से और उसका कैलकुलेशन अलग से, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग से और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का कैलकुलेशन अलग से, समझेगा। तो फिर 100 मल्टीप्लाइड विद 90, इसका मतलब जिस डिबेंचर की बात कर रहा है उसने उसके लिए 9,800 रुपीज। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सेपरेटली, दिस इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, 1 लाख मल्टीप्लाइड विद 6% मल्टीप्लाइड विद समरी में समरी में हमने लिखा था कि 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, 5/12, 5/12। किसी ने मुझे आंसर दिया, फर्स्ट मैंने बोला कि सर 10,000 रुपये का 10,000 उसका फेस वैल्यू, 10,000 इंटू 6%, 10,000 इंटू 6% कितना हो जाता है फॉर 5 मंथ्स। किसने आंसर दिया सर 250, इसको चेक। तो आपको क्या करने का रे, अपने अकाउंट में यही लेने, अपने अकाउंट में यही लेने, क्या लेने का, Y01 ने भी आंसर, क्या क्या लेने का, ये 250 लेने का और ये 9,800 लेने का, और आपका ये 10,000, बस बाकी हमको इससे कोई लेना देना नहीं। तो अपने सब में चले जाओ, तो जाके फटक से एंट्री करो। ये होगा 2 महीने के बाद, 1 तारीख को जनवरी महीने में हमारे पास 1 लाख था, लेकिन अभी 1 मार्च 2 महीने के बाद, मार्च के पहले दिन हमने पैसा देके खरीदा, तो बैंक अकाउंट, तो बैंक क्या खरीदा, परचेस किया, क्या खरीदा, 10,000 का हमने खरीदा। नंबर के हिसाब से बोलेंगे तो ये 100 तो ना 100 डिबेंचर्स, और उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बता रहा था सर 250, और उसका अमाउंट बता रहा था 9,800, 10,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट 9,800 मिला। इंटरेस्ट तो चलते रहता रे, इंटरेस्ट 1 महीना तो 1 महीने का मिलेगा, 2 महीने का रहेगा 2 महीने का मिलेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट अलग से चलता है, बराबर है। इसको मैं कट कर, परचेस का एक ही, उसके बाद वो बोलते सब में चले जाओ, सब में जाके आप अपना समरी में जाके देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट के हिसाब से देखा तो मार्च के बाद 31 मार्च आ रहा है, 31 मार्च आएगा तो फिर आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा करना चाहिए, फेस वैल्यू के ऊपर करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे, क्या लिखेगा 4, और उसमें हेडिंग क्या लिखेंगे हम, विल चेक इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इंटरेस्ट रिसीव्ड हमेशा किसके ऊपर होता है, फेस वैल्यू के ऊपर। वो फेस वैल्यू किधर से ढूंढना पड़ेगा, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से चलेगा, पता चलेगा कि आपके पास फेस वैल्यू ले लो और उसके नीचे लिखो, डेबिट साइड जाके चेक करो, क्रेडिट साइड जाके चेक करो, अमाउंट। फेस वैल्यू डेबिट साइड में कितना करके चेक कर लेना, डेबिट साइड में आपको पता चला दिस इज 1 लाख और 1,10,000, मतलब 1,10,000 मेरे पास, इसका मतलब
जिस कंपनी में मैंने या किस गवर्नमेंट के पास मैंने रखा था वो मेरे नाम से 1,10,000 इन्वेस्टमेंट। रीड सेल में तो कुछ नहीं, रीड सेल का अभी तक ट्रांजेक्शन किया ही नहीं। इसका मतलब आई विल गेट इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट। 1,10,000 हमने फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आई विल गेट 6% for 6 months. The interest amount equal to the interest amount is equal to 3,000 अभी इसमें से हमको ये वाला पार्ट चाहिए और इंटरेस्ट हमेशा अपने अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। क्रेडिट साइड का डेट क्या लिखेगा? 31 मार्च। 31 मार्च 2001। क्रेडिट साइड ऑलवेज स्टार्ट विद बाय और पैसा मिलता है इसके लिए बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट नीचे लिख सकते हैं दिस इज इंटरेस्ट। क्या लिखिएगा? और अगर आपको लिखना पड़ेगा फीस वाली कॉलम में डैश करना, इधर भी डैश करना, खाली इंटरेस्ट के कॉलम में जाके लिखना पड़ेगा। फिर अपने सब में चले जाओ, सब में भी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कभी हो वो तो इंटरेस्ट होने के बाद वो बोलता है ये अप्रैल गया, 31 मार्च को हमको इंटरेस्ट मिला, उसके बाद अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई के महीने में उन्होंने बताया कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट को भेज दिया क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए। कितना चाहिए था? 20,000। इसके लिए मैंने भेजा। अभी 20,000 में कितना मिला इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब उसका कैलकुलेशन अभी हमको करना है। इसके नीचे जगह नहीं तो नेक्स्ट पेज में मैं ले लेता हूँ। दैट इज कैलकुलेशन नंबर कौन सा रहे? 4 हो गया, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखिएगा? 1 जुलाई 2001 में हमारा सोल्ड, इतना सोल्ड 200 का नंबर है, 2 जीरो ऐड करने का तो उसका वैल्यू हो जाएगा और एट द रेट ऑफ 100 और बात क्या किया? एक्स इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेशन। शायद ये सब में सब एक्स ही रखा, इस समय उसने सब एक्स ही रखा है। वो देखिए एक्स इंटरेस्ट सब शायद एक्स ही, ये तो है ही नहीं कैलकुलेशन, इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सम पूरा पूरा किसके ऊपर डिपेंडेड है? एक्स इंटरेस्ट के ऊपर। तो एक्स इंटरेस्ट कैसे? इंटरेस्ट अलग से और ये सेल ऑफ डिबेंचर्स इज मेड फॉर 200 नंबर मल्टीप्लाइड विद 100। इसका मतलब 20,000 का डिबेंचर को उसने बेचा, उसको 20,000 मिला, बट इंटरेस्ट भी उसको मिलना चाहिए। इंटरेस्ट का भी उसका अधिकार है, इंटरेस्ट उसको कितना मिलना चाहिए? हमने इंटरेस्ट ऐसा ब्रैकेट में कैलकुलेशन करके रखा था, इंटरेस्ट उसको कितना मंथ्स का मिलना चाहिए? 3 मंथ्स का मिलना चाहिए। 3 मंथ्स के बाद उसने बेचा। लास्ट टाइम इंटरेस्ट जब मिला था मार्च में, उसका तो अप्रैल में उसके पास था, मतलब अपने पास था, मैं अपने पास था ये इन्वेस्टमेंट, जिस इन्वेस्टमेंट को मैं बेच रहा हूँ। जून मेरे पास था, जुलाई 1 तारीख को मैंने बेचा, इसका मतलब 3 महीना मेरे पास ही था। इसका मतलब 3 महीने का ओनर तो मैं था, 3 महीने का इंटरेस्ट तो मुझे मिलना चाहिए। So this will be calculated 20,000 का इन्वेस्टमेंट 6%, 3 महीने का अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 503 में पता है सर 300 रुपये होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था इसका कैलकुलेशन के साथ और एक कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज सेल्स। तो उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। या तो इसमें प्रॉफिट हुआ रहेगा या तो लॉस हुआ रहेगा, क्योंकि हमने खरीदा उसके बाद बेचा ना, बराबर है क्या? तो हमको ये चेक करना पड़ेगा। सेल तो हमने किया, सेल ऑफ दिस 200 डिबेंचर इज मेड, दिस इज मेड फॉर हाउ मच? 20,000। एरो मार्क वगैरह तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, एग्जाम में भी आपको जरूरत नहीं। अभी आपको देखना पड़ेगा ये 200 डिबेंचर हमने इसको कितने में खरीदा था? फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं कि बाय वेटेड एवरेज। एक ही मेथड क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते कि आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये पोजीशन में जाके चेक करो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट में कितना आया था कितना गया था, जब आप बेच रहे थे तो तेरे पास कितना था। उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जब आप ध्यान देंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ये पार्ट के ऊपर आपको ध्यान देना। डेबिट साइड में इतना ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट साइड में इतना ट्रांजेक्शन। इसमें क्या चेक करने का, अमाउंट आपको चेक करना पड़ेगा नंबर के हिसाब से और उसका कितना खर्चा हुआ। क्रेडिट साइड में कितना सेल हुआ वो चेक करना पड़ेगा और उसका अमाउंट कितना मिला ये आपको चेक करना। क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं, तो क्रेडिट साइड हम डायरेक्टली छोड़ सकते हैं। कैलकुलेटर में आपको क्या करना पड़ेगा, 1,10,000 है बट हमको अमाउंट नहीं चाहिए, नंबर चाहिए। नंबर बोले तो 1100, मतलब जिस दिन मैं बेचा तो मेरे पास 1100 डिबेंचर था, समझे क्या। क्रेडिट साइड में 0, तो इसको दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, सेम एज इट इज अमाउंट का भी सेम 95,000 plus 95,000 plus 9,800, the total is equal to 1,04,000। ये अमाउंट और ये क्रेडिट साइड का अमाउंट कितना करके चेक कर लेना। क्रेडिट साइड में जीरो दोनों को माइनस करना चाहिए, ये आपको कैलसी में करना चाहिए। तो मैं इधर आपको ऐसे रफली बता रहा हूँ, बाद में मैं रफली कर देगा तो अपने सामने जाके अपना जो वर्किंग है उधर जाके बताने का प्रॉफिट कितना लॉस कितना फाइंड आउट करने का रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बता रहे कि हमने 1100 डिवेंचर परचेज किया था फॉर रुपीज, उसका वैल्यू करो 1,04,800। ठीक है सर, ये है डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। फिर अभी अपना सेल का देखो, तो यही 1100 में से हमने 200 डिवेंचर निकाल के बेचा था। अगर 1100 हमने 1 लाख के आसपास में खरीदा तो उसमें से जो 200 का कीमत कितना रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने 12 बुक लेके आया, 12 बुक लेके आया, 12 बुक का कीमत 560 रुपीज दे के लेके। मेरा दोस्त आके मेरे को बोला यार बुक बहुत बढ़िया है, मेरे को देना, चाहिए तो पैसा दे दे, 2 बुक मेरे को। मुझे मालूम नहीं, 12 बुक, मेरे पिताजी बोला कि 12 बुक 560 का है, एक बुक तो मेरे को मालूम नहीं। तो मैं उसको बोला कि अपन आदिवासी स्टाइल करेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे, 12 बुक में से 2 बुक तेरे को चाहिए। अगर 12 बुक का कीमत 560, 2 बुक में उसमें से जो तेरे को निकाल के दे रहा हूँ तो मुझे कितना देना चाहिए, समझे क्या। तो 2 बुक्स मल्टीप्लाइड विद 560 डिवाइडेड बाई 12, 560 बुक, सॉरी 560 रुपीज 12 बुक का, तो डिवाइड किया तो 1 बुक का मिल जाएगा मल्टीप्लाइड विद 2, बराबर ना। 560 मल्टीप्लाइड विद डिवाइड बाय 1 बुक का कीमत 93, दोनों बुक का कीमत 93.3, मतलब उसको बोला 93 रुपीज तो मेरे को देगा 2 बुक, वो उसका कॉस्ट। फिर भी वही 1100 डिबेंचर का कॉस्ट, 1100 डिबेंचर का कॉस्ट 1,04,800 है। 4,800 200 डिबेंचर का कॉस्ट मल्टीप्लाई करके मैं सब हटा देता हूँ। ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि वो अपना स्टूडेंट बहुत खतरनाक है। बाकी सब याद रखिएगा, फेसबुक याद रखिएगा, व्हाट्सएप याद रखिएगा, फोन कितना बजे ऑनलाइन था वो भी याद रखिएगा, लेकिन मेरा कैलकुलेशन याद नहीं रखता हो, इसके लिए बार बार बताना। 200 मल्टीप्लाइड विद 1,04,100 calculation says the amount is 19,000, 19,000। अब इधर 20,000 का हमने बेचा, लेकिन मैंने उसको खरीदा था 19, उसको नहीं, उसके साथ मतलब सब एक साथ लेके आए ना, लेकिन उसमें से हमने थोड़ा ही बेचा। तो ये जो आया प्रॉफिट अमाउंट, पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव में आया तो लॉस। इसमें से हमको क्या क्या चाहिए, पहला एंट्री आपको ये वाला करना है,
पहला एंट्री आपको ये वाला करना है, फिर उसके बाद आपको ये वाला एंट्री अलग से करना है। इसमें से हमको ये वाला चाहिए 945 चाहिए, और इसमें से आपको ये तीनों मिल चाहिए। ये सेल हुआ करके बताएंगे और ये सेल का प्रॉफिट हुआ करके बताएंगे। इधर अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाने का और क्रेडिट साइड में आपने को लिखने क्या लिखने का? अरे बाबा बेचा, बेचा और प्रॉफिट भी आया, बेचा और प्रॉफिट भी आया करके आप इधर क्रेडिट साइड में जाओ और उधर 1 जुलाई जो डेट है वो बताओ, और क्रेडिट साइड ऑलवेज स्टार्ट विद बाय, और सेल किया तो पैसा मिलेगा, और कैश का ट्रांजेक्शन होता नहीं, हमेशा बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन, ब्रैकेट में लिखने का 100, उसका नंबर कितना है, 200 था ना, 20 ऐड उसको ब्रैकेट डाल के रख, ताकि बाद में जब कैलकुलेशन नंबर चाहिए रहेगा तो नंबर भी पता चले। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने का था? 300 का, इंटरेस्ट 300 का। सर प्रॉफिट इज 20,940, इसने पता सर प्रॉफिट अलग आ रहा है, अलग आ रहा है। 20,000 का ना, 20,000 का ना, 20,000 माइनस 19,055, ठीक है, 20,000 से माइनस करो, और किससे माइनस करो, ठीक है, उसने बोला सर बराबर है। अब इसका मैं लिख रहा था तभी उन्होंने डाउट पूछा। तो 20,000 का 300 रुपये इंटरेस्ट लिए और उसको बेचा, 20,000 को 20,000 में मैंने बेचा, इसके कारण मुझे फायदा हुआ। प्रॉफिट आपको किधर लिखने का मैंने आपको बताया था, याद है क्या? 2P याद दिलाया था, 2P, 2P ध्यान में रखना करके मैंने बताया। 1 इज फॉर परचेज, अनदर 1 इज फॉर प्रॉफिट। ये दोनों आपको डेबिट साइड में आए, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट के ऑपोजिट में सेल्स, सॉरी परचेज के ऑपोजिट में सेल, प्रॉफिट के ऑपोजिट में लॉस, और एक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आता है। सेल हमेशा क्रेडिटेड आग बंद करके, लॉस हमेशा क्रेडिटेड आग बंद करके, इंटरेस्ट हमेशा क्रेडिटेड आग बंद। सेल, इंटरेस्ट, परचेज ये हमेशा बैंक अकाउंट के नाम से चलेगा, लेकिन ये प्रॉफिट और लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आपको लिखना। काफी सम हो चुका है, दिस इज योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रैक्टिस। ध्यान में रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, सम्स प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा, मे भी 10 साल के बाद मैं सॉल्व करेगा मेरे को भी रॉन्ग आएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं। प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखो, ब्रैकेट में बताओ हमने इसके लिए डेबिट किया क्योंकि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट, और प्रॉफिट ओनली इन अमाउंट कॉलम, प्रॉफिट ओनली इन अमाउंट कॉलम, प्रॉफिट ओनली इन अमाउंट कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए अपना समरी में चला जाओ, अभी बताओ समरी में कि वो हमने कौन सा ट्रांजैक्शन कर लिया, सोल्ड किया। उसके बाद वो बोलते कि वापस हमको इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि सितंबर आ गया, सितंबर आएगा तो फिर हमको इंटरेस्ट आएगा, सितंबर आएगा तो हमको इंटरेस्ट आएगा। चलो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज में वर्किंग में कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू कॉलम, फेस वैल्यू
फेस वैल्यू में भी कैसे चेक करेंगे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट जाना पड़ेगा। समरी आपको बताएगा कि वो कैसा मैप है वो। समरी अपना समरी अपना मैप है। ओके, तो डेट में क्या करने का वो बताएगा, डेबिट और क्रेडिट साइड, फेस वैल्यू कॉलम। अभी अपने सम में चले जाओ, अपने सम में जाके चेक करो अपने नाम से अभी कितना इन्वेस्टमेंट है। तो अभी अपना कॉलम ये वाला, अभी अपना ये वाला डेबिट साइड इधर तक पहुंच गई और अपना क्रेडिट साइड इधर तक। तो आज की तारीख जुलाई के बाद 2 महीना कंप्लीट होने के बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या बताता है, दिस द फेस वैल्यू। क्रेडिट साइड में फेस वैल्यू 20,000 गया और डेबिट साइड में 1,10,000 जो आया था वो आया। फिर जाके आपको अपना वर्किंग नोट में क्या लिखिएगा, वर्किंग नोट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हमने देखा सितंबर के महीने में, तो हमको पता चला कि वी गॉट 1,10,000 ऑन डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में 20,000 का इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया। इसका मतलब आज हमारे नाम से 90,000 का ही इन्वेस्टमेंट है। तो फिर जिस कंपनी भी हमको इंटरेस्ट देगा वो आपके नाम से जितना रहेगा उतना देगा। 90,000 मल्टीप्लाइड विद 6% for 6 months, for 6 months, 6 months। इसने आंसर दिया मुझे सर, Y03 ने दिया सर 2,700 आ रहा है। So this is 2,700। उधर अपन अपने सामने जाके लिखिए इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड। अपना डेट जो है वो डेट कॉलम में चलेगा, तो जाके बाय क्या लिखेगा रे, हाँ इंटरेस्ट मिला तो भी पैसा मिला, ब्रैकेट में लिख दो interest। और इंटरेस्ट हमेशा एक ही कॉलम में आएगा, that is interest कॉलम। इंटरेस्ट कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा 2,700 इज इंटरेस्ट 6 months। फिर अपने सब में चला जाओ, ये डेट के बाद क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये इंटरेस्ट रिसीव के बाद वो बोलते कि हमको परचेज का एंट्री करना है। नेक्स्ट डे इंटरेस्ट मिला, उसका नेक्स्ट डे ही हमने एक परचेज किया, 50,000 का हमने इन्वेस्टमेंट पैसा दिया और इन्वेस्टमेंट करी। इसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट सितंबर 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिला था और 1 तारीख को मैं उसको परचेज कर रहा हूँ। जिस आदमी से मैं परचेज कर रहा हूँ उसको मैं खाली इन्वेस्टमेंट का पैसा देगा, इंटरेस्ट देगा नहीं, क्योंकि कल ही हमको इंटरेस्ट मिला था, उसके बाद आज से इंटरेस्ट चालू। मैंने परचेज किया इसका मतलब वो इंटरेस्ट मेरे मेरे पास आने का मेरे से मेरा इंटरेस्ट मेरा रहेगा। ये समझा क्या आपको मैं कुछ बता रहा हूँ। चलो अभी मैं परचेज का एंट्री कर लेता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 7 बोलते हैं आप 1 अक्टूबर 2001 का परचेज का एंट्री करो और परचेज हमारा 50,000 का था, नंबर के हिसाब से 50,000 एट द रेट ऑफ मैं आपको बोल के रखा था वो जो चीज हम परचेज कर रहे हैं वो कितने का है, 90। और कुछ बोला नहीं इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट इज
इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग कर लो, और इंटरेस्ट वैसे भी जीरो है तो उधर डायरेक्टली जीरो लिखेगा तो भी चलेगा, क्यों जीरो वो भी मैंने आपको बताया, बराबर। इधर आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ cost of debenture will be 500 multiplied with Y03 ने बताया सर 49,000 so 500 multiplied with 500 multiplied with 500 multiplied with 98 500 sir multiplied with 9 is 49,000 sir. और आप अपने सम में लिखते समय हमको क्या क्या लगेगा रे, 3000 लगेगा, इंटरेस्ट जीरो और 14। तो अपने सम में चले जाओ, डेबिट साइड में जाओ और उधर जाके बताओ हमने परचेज किया और उसका डेट है 1 अक्टूबर 2001 सर टू क्या, सर टू क्या बैंक अकाउंट परचेज किया तो पैसा दिया रहेगा, ब्रैकेट में लिखो परचेज और उसका इंटरेस्ट कॉलम में डैश कर दो, ऑन कॉलम में लिखो 500 का 2 जीरो ऐड कर लो और उसको हमने 49,000 रुपीज में परचेज किया, परचेज का ट्रांजेक्शन खत्म, फिर समरी सम क्या बोलते हैं उसके बाद तुमको क्या ट्रांजेक्शन उस आदमी ने किया, मिस्टर ए ने, मिस्टर ए बोलते कि मैंने बेचा, ठीक है, बेचेगा तो फिर वर्किंग नोट हमको करना पड़ेगा, 8 वर्किंग नोट इज फॉर व्हाट, सोल्ड कितना 202 यूनिट्स, 2 जीरो ऐड कर लो एट द रेट ऑफ 99 एक्स इंटरेस्ट, 99 एक्स इंटरेस्ट, 99 क्या एक्स इंटरेस्ट, बराबर है। कैसा कैलकुलेशन करेगा इसका, थोड़ा सा सेल रहेगा तो ज़्यादा रहेगा ना कैलकुलेशन, सबसे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो या फिर उधर सेल का कैलकुलेशन करो, नो रिलेशन विद दीज टू कैलकुलेशन टुगेदर, वाला कैलकुलेशन या अलग कैलकुलेशन, इधर आप लिख लो 202 डिबेंचर 99 में अगर हम बेचा तो आपको कितना मिला रहेगा, उधर 19 सर 19,998 रुपीज मिला रहेगा, इंटरेस्ट कितना लेगा, जो इंटरेस्ट उसने बताया, इंटरेस्ट इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 1 मंथ अरे चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हैं, इधर पता है सेल का, जब भी आप सेल करेंगे तो 1 महीने का तुम इंटरेस्ट, 1 महीने का इंटरेस्ट लेना, अभी 1 महीने का इंटरेस्ट इधर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कितना आएगा फेस वैल्यू 2 जीरो ऐड करके 6% और हाउ मेनी मंथ्स 1 मंथ, therefore the interest जो रहेगा तो 101 कुछ तो आना, लेकिन इधर आपका काम नहीं होगा, फिर उसके पीछे पीछे आपको और एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा which will say how much is the profit or loss on sale, profit or loss on sale, उसके लिए क्या करना चाहिए, sale of 202 debentures are made for how many rupees, 19,900 and yes, जो स्टेप बोला जाता है वो स्टेप अगर फॉलो करेंगे जिंदगी में कभी गलती होएगा नहीं, नाउ ऐसा करेंगे बाय वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड बोलते हैं कि वापस तुम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाओ और तुम जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अभी जाके तुम देखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट पोजीशन इज अगेन चेंज, इन्वेस्टमेंट का टोटल रिटर्न सब गड़बड़, वापस आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आपको
लाइन ड्रॉ करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेबिट साइड इतना है, इधर तक अभी डेबिट साइड दिख रहा है, क्रेडिट साइड अभी इधर तक दिख रहा है। ये सब सर लाइन ड्रॉ करने का ना है, मेरे लिए ड्रॉ करो। अभी वो बोलते हैं कि आप अभी क्या करना चाहिए, नंबर निकालो। सर किसका नंबर निकालने का? कोई डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये वाला नंबर इधर तक अभी डेबिट हो गया और इधर तक आपका क्रेडिट हो गया। अमाउंट कॉलम इधर तक हो और अमाउंट कॉलम इधर तक क्रेडिट साइड। नाउ वी गो फॉर दी टोटल। अभी जो टोटल हमने पहला जो किया था ना उसको मैं निकाल रहा हूँ। अभी जो सेल किया उसके हिसाब से तुम देखेंगे, फिर बता रहा है कि 500 100 to 1600। अरे 1600 एक दो जीरो ऐड कर देंगे, उसका वैल्यू हो जाएगा। क्रेडिट साइड बता रहा है कि इट इज 200, या फिर उसको जीरो ऐड किया तो 20,000। डेबिट साइड का टोटल बता रहा है, डेबिट साइड का टोटल बता रहा है 95,000 प्लस 9,800 प्लस 945 प्लस 49,000 1,54,745। क्रेडिट साइड का टोटल बता रहा है 20,000। तो अभी कोई पूछेगा तो इसको दोनों को माइनस 1,0600 था, उसमें से 200 चला गया, इसका मतलब 1,400। इधर जाके लिखो जिस दिन हमने हमारा ये इन्वेस्टमेंट किया, अभी हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, बट कितना था 1,400। उसका कॉस्टिंग अमाउंट माइनस अमाउंट, अमाउंट माइनस अमाउंट, अमाउंट माइनस अमाउंट 1,54,745 और आपका 20,000 दोनों को माइनस करना चाहिए। माइनस करने के बाद अमाउंट है 1,34,000। तो अभी इसमें से हम ये 202 डिवेंचर बेचा तो उसका कॉस्टिंग ना होने का चांसेस है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 202 मल्टीप्लाइड विद 1,34,745 डिवाइडेड बाय सर 1,400 डिवेंचर। सर उसका वैल्यू आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है, आंसर पूछे 19,000, 19,000, 19,442। 442। Now 556, 556 क्या है? मैंने आपको इसके लिए बोला था कि कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करना है। मैं तो हर साल करता हूँ, रोज करता हूँ। ये टॉपिक खाली आपको नहीं है, बाकी लोगों को भी है, तो मुझे हमेशा प्रैक्टिस रहता ही है, मुझे कभी मिस्टेक होता नहीं, होएगा कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर होता है। अभी क्या करना है, ये सब आपको दोनों लिखने का, क्या 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 लिखिएगा। फर्स्ट यू सी द सेल और ये आपका प्रॉफिट, दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा और सेल्स को क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एंट्री। गो टू योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चले जाओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जाके क्रेडिट साइड में लिखो 1 नवंबर तो हमने सेल किया था अपना इन्वेस्टमेंट गया, तो क्या लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट, क्या लिखिएगा बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिएगा सोल्ड और 202 ऐड कर लो उसका वैल्यू
इंटरेस्ट का अमाउंट आपने कैलकुलेशन करके रखा था 101 और उसका अमाउंट आपने जो सेल का कैलकुलेशन किया था 19,990 और तुरंत उसके ऑपोजिट साइड में उसी डेट का जिस डेट में आपने सेल किया उस डेट का प्रॉफिट प्रॉफिट एंड आपका ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट और ये प्रॉफिट आपका लिए अमाउंट कॉलम में आएगा 556 जो आपने बताया। फिर अपने सम में चले जाओ समरी में और समरी में जाने के बाद समरी में जाने के बाद अगर आपको समय बताएगी नाउ विल क्लोज बोलते कि हमारा इतना ही ट्रांजेक्शन हुआ और क्लोज करना क्या करना क्लोज करना क्लोज करने का रहेगा तो मैंने आज बताया था यू विल हैव वन एक्स्ट्रा वर्किंग नोट इसके लिए क्लोजिंग इंटरेस्ट क्लोजिंग पॉइंट नंबर 9 31st December 2001 closing interest will be calculated for how many months 3 months for face value closing interest जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू मतलब डेबिट साइड में चेक करो क्रेडिट साइड में चेक करो तुम्हारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है करके तो हमने डेबिट साइड में चेक किया था नाउ द पोजीशन अगेन चेंजिंग पोजीशन ऑफ चेंज तो अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट इधर से लेके इधर तक और इधर से लेके इधर तक का फेस वैल्यू बराबर ना तो आपके पास 1,60,000 था डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में 40,200 बराबर ना सो इधर आपको 1,60,000 हमारे पास इन्वेस्टमेंट था उसमें से एक 20,000 और एक 20,200 40,200 का इन्वेस्टमेंट हमने भेज दिया इसका मतलब जिस दिन हमारा इन्वेस्टमेंट का ये कैलकुलेशन हो रहा था उस दिन 1,19,200 हमारे नाम से एंडिंग में तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1,19,200 मल्टीप्लाइड विथ 6% multiplied with 3/12 the calculation says 1,797 ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐसा लोग बोलते हैं ठीक है उसके बाद हम बोलते हैं कि प्लीज नाउ यू कैन मेक अ क्लोजिंग अपना क्लोजिंग में जाओ अगर अभी अभी टोटल अपना जैसा अपन पहला करते थे वो अच्छा हुआ और एक वर्किंग नोट नहीं है कौन सा वाला जब भी आप क्लोजिंग करेंगे तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचेवर इज लेस है क्या चेक करो वैसे इधर कुछ बोला नहीं डायरेक्टली बोला कि तुम क्लोज करो डायरेक्टली बोला क्लोज करो तो आपको क्या करना पड़ेगा टू मेक द टोटल नाउ यू हैव टू मेक द टोटल डेबिट साइड का टोटल किया तो 1,60,000 इसने पता सर टोटल आपने गलत किया 1,19,800 ये बराबर है ना 200 है ना उसमें 200 से 800 हो जाए बराबर कम टू दी सम क्लोजिंग बता रहे कि 1,60,000 इज द टोटल ऑफ डेबिट्स 1,60,000 टोटल ऑफ 1,60,000 इज द टोटल ऑफ डेबिट्स इंटरेस्ट का डेबिट साइड का 1,750 और इधर अमाउंट का टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 1,55,000 क्रेडिट साइड में आएंगे क्रेडिट साइड का ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे
इसका हो रहा है 40,200, 40,000। क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट अमाउंट 640 और इसका 39,998 आया। जैसा अपन पहले क्लोज करते थे वैसे क्लोज करो, जैसा क्लोज करेंगे हम, जैसा अपना टोटल टोटल इज 1,60,000 से टोटल एक 1,60,000 बैलेंसिंग फिगर 1,60,000 का हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, उसमें से इस साल 40,200 का इन्वेस्टमेंट हमने बेचा। अब 1,19,000 ये अपना बैलेंसिंग फिगर इज ऑन 31 दिसंबर 2000। और इधर क्या लिखेगा, क्या लिखेगा रे, बाय बैलेंस और इसके इसके ऊपर हम इंटरेस्ट जो आपने निकाला है, जो आपने इंटरेस्ट निकाला था वो लिखेंगे हम। अभी वो इस 1,19,800 का इंटरेस्ट का अमाउंट अभी हम लिखेंगे जो हमने वर्किंग आउट में किया था 1797 1797 वही ना, वही 1,19,000 क्लोजिंग इंटरेस्ट ना। तो इधर आपको लिखना पड़ेगा कि 1,19,800 जो हमारा पेंडिंग था, इसके ऊपर इंटरेस्ट 3 महीने का पेंडिंग जो था, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके जो रखा था, नहीं तो अभी करेगा तो भी चलेगा 1797। उसके बाद आप इसका टोटल करना, फिर उसके बाद इस टोटल को इधर लेके जाओ 1797 6401 प्लस 1 8 819 और 819 बैलेंस लिखना पड़ेगा 31 दिसंबर 2001 की बात है। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेगा, मतलब ट्रांसफर किया गया अमाउंट, एंड दिस इज not taken from any calculation, it is as a balance. So 8,000 समथिंग मिला, उसमें 1750 देना पड़ा, इसका मतलब 6,448 is the balance. ये हो गया सेकंड कॉलम। देन यू कैन क्लोज द थर्ड कॉलम। लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था, बताया था कि लास्ट कॉलम को क्लोज करते समय कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस करना पड़ता, बट ऐसा इस समय कुछ बोला नहीं, जस्ट यू हैव टू मेक अ क्लोजिंग। सो 155,301 डेबिट साइड का टोटल ज्यादा 155,301 बैलेंसिंग फिगर, दोनों को माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर इज 1,13,303 ये उसका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप कर सकते हो, आप करो, उसके बाद मैं कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 को आप करना, और ये सम भले रॉन्ग हुआ चलेगा, पेंसिल से करो चलेगा, एक पेपर फाड़ दो चलेगा, सर मेरा गलती हो गई, एक पेपर वेस्ट हो गया चलेगा, मेरे से लॉकडाउन खत्म होने के बाद ले लेना, बट यू हैव टू डू द सेम कैलकुलेशन, विल बी रिपीट अगेन एंड अगेन। सो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करके दे सकता है। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद वर्किंग को एक एक करके मैं बताता हूँ।
This is the working. क्लोजिंग कैलकुलेशन सब में बोला है क्या? कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, ऐसा बोला रहेगा तो हमको करना पड़ता है, शायद सब में नहीं रखते, भी आपको सामने दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन हमने किया था पर क्लोजिंग कैलकुलेशन हमको करना चाहिए। क्लोजिंग कैलकुलेशन बोला नहीं ना उसने, क्लोज द बुक्स इतना ही पता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। हाँ तो क्लोजिंग बोले तो टोटल रहे, क्लोजिंग बोले तो टोटल, टोटल करने का। और टोटल करते करते अगर सब में बोलेगा कि यू हैव टू टेक कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, देन यू हैव टू डू दैट कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब क्लोज, टेक द टोटल ऑन बोथ द साइड बैलेंसिंग फिगर, उसको हम टोटल क्लोजिंग बोलते हैं। ठीक है, दिस इज योर वर्किंग, दिस इज योर वर्किंग। स्क्रीनशॉट ले लो आज का जो हमने किया था, उसके बाद 31 and one sum is given as homework, question number 7. So make sure you are practicing that question और be loyal to your studies. आप अपना लॉयल्टी दिखाओ अपना स्टडी के ऊपर, तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे को तो पैसा मिलता रहे मजा आता है। ओके, थैंक यू टू ऑल, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।